प्रस्तुत करता डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल व कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम और फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। सच्ची सहेली, महिलाओं की सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। आज हो सकता है मोदी कैबिनेट का विस्तार, कई नए चेहरों की हो सकती है एंट्री, बदल सकते हैं कुछ मंत्रियों के विभाग। आज 2 जिलों के दौरे पर रहेंगे योगी आदित्यनाथ, पीलीभीत और मुरादाबाद जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। कई विकास परियोजनाओं का होगा शुभारंभ। आज देहरादून में रोजगार मेले का होना है आयोजन, 6 निजी कंपनियां लेंगे हिस्सा, 85 पदों पर होगी सीधी भर्ती। आयोग के अभ्यर्थियों का होना है चयन, युवाओं को मिलेगा रोजगार का मौका। और मुंबई में झमाझम बारिश, कई इलाकों में हुई बारिश, सड़कों पर भरा लबालब पानी, लोगों को आवाजाही में हो रही परेशानी, थम गई मुंबई की रफ्तार। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में बरसाए बम, 30 से ज्यादा लोगों की दर्दनाक मौत, 100 से ज्यादा लोग घायल। पख्तिया प्रांत में पाकिस्तान का हवाई हमला। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का भारत अपडेट पर। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और शुरुआत करते हैं बुलेटिन की एक बड़ी खबर के साथ जो कि दिल्ली से मिल रही है, जहां अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला है। मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। एफआईआर और सीबीआई निगरानी में एसआईटी जांच की मांग है। राम मंदिर चढ़ावे की जांच की मांग की गई है। साथ ही अधिवक्ता अजय कुमार राय ने याचिका दायर की है। अब इस पूरे मामले को लेकर आज एक बार फिर से सुनवाई होनी जा रही है और देखना बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि पूरे देश भर की निगाहें टिकी हुई है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट में जब सुप्रीम सुनवाई इस पूरे मामले को लेकर होगी, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर, तो क्या कुछ निकलकर सामने आता है, किस तरह की दलीलें पेश की जाती हैं। जो तमाम एसआईटी की जांच की तरफ से रिपोर्ट यहां पर सामने रखी गई थी सरकार के, उस रिपोर्ट को भी क्या मेंशन किया जाता है, क्योंकि इस पूरे मामले पर उम्मीद ये जताई जा रही है कि शायद सीबीआई की भी अब एंट्री हो सकती है, क्योंकि एफआईआर और इसके साथ ही सीबीआई निगरानी में एसआईटी जांच की इस वक्त मांग की जा रही है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि राम मंदिर चढ़ावे की जांच की मांग जो की गई है, उसमें अधिवक्ता अजय कुमार राय की तरफ से याचिका दायर की गई थी। तो बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार साझा कर रहे हैं, जहां इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम फैसला आज आ सकता है, इस तरह की उम्मीद और संभावनाएं बहुत तेजी के साथ जताई जा रही है। लेकिन अधिवक्ता अजय कुमार राय ने जो याचिका दायर की है, उस दौरान जब सुनवाई होगी तो क्या कुछ दलीलें पेश की जाती है, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो राम मंदिर चढ़ावा, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, और हर किसी की नजरें टिकी हुई है कि सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई का सिलसिला देखने को मिल पाएगा तो न सिर्फ किस तरह की दलीलें दी जाएंगी, बल्कि क्या कुछ उस दौरान मेंशन किया जाता है, किस तरह से चीजें यहां पर क्लियर की जाती हैं, और क्या बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का इस पूरे मामले को लेकर सामने आता है। क्योंकि अयोध्या राम मंदिर के कथित चढ़ावे और दान में गड़बड़ी के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होने जा रही है। याचिकाकर्ताओं की तरफ से जल्द सुनवाई के लिए मेंशनिंग यानी कि मामले का विशेष उल्लेख किया जा रहा है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने पिछले गुरुवार को इस जनहित याचिका पीआईएल पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया था, लेकिन आज जब सुनवाई होगी तो नजरें यहीं टिकी हुई है कि क्या कुछ निकलकर सामने आता है। सीबीआई की निगरानी में एसआईटी जांच की मांग यहां पर की जा रही है अधिवक्ता अजय कुमार राय की तरफ से। स्नेह कमल मेरे सहयोगी मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। स्नेह कमल, सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम सुनवाई होगी, किस तरह की दलीलें पेश की जा सकती है इस पूरे मामले से जुड़ी हुई? जी बिल्कुल, अयोध्या राम मंदिर में कथित चंदे में चोरी या गबन के आरोप में जो है, जिस तरह से आप देख रहे हैं, ये मामला देश की सुप्रीम अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में एफआईआर दर्ज करने से नेतृत्व में एक विशेष जांच दल एसआईटी गठन करके जल्द याचिका की सुनवाई करने से हालांकि इनकार कर दिया था, लेकिन याचिकाकर्ताओं ने इस मामले को 29 जून यानी आज के लिए पुनः उल्लेख किया है। अब देखने की जब आज सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई होती है तो क्या कुछ होता है, क्योंकि जिस तरह से श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के कुछ कर्मचारियों पर दान पेटी के चढ़ावे चंदे की राशि में जो चोरी और हेरफेर का जो आरोप है,
उसमें शुरुआती अनुमान के मुताबिक 7 से 7.5 करोड़ की जो है गड़बड़ी सामने आई है। अयोध्या पुलिस और राज्य द्वारा गठित SIT जांच के बाद लगभग 8 आरोपियों को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत भेजा जा चुका है और पुलिस की छापेमारी में अब तक 79,85,000 रुपए बरामद भी हो चुके हैं। और ट्रस्ट की अगर बात करें, ट्रस्ट के जो है महासचिव चंपत राय समेत 2 लोग इस्तीफा दे चुके हैं और जिस अधिवक्ता अजय कुमार राय और दिनेश कुमार यादव द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका यानी PIL दाखिल की गई, जिसमें स्वतंत्र जांच CBI लेट SIT की जांच की मांग की। याचिकाकर्ताओं कहना है कि राज्य के प्रशासनिक अधिकारियों के SIT के बजाय बड़े घोटाले की जांच CBI के नेतृत्व वाले बहुविषयक विशेष जांच दल से कराई जानी चाहिए, जिसकी अदालत निगरानी करे। यानी वो लोग चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट इसकी मॉनिटरिंग करे, ऑडिट तंत्र ऐसा बने कि ताकि भविष्य में जो है वित्तीय अनियमितताएं जो हो रही हैं उस पर रोक लगे। तो कुल मिलाकर हालांकि जस्टिस BV नागमूर्ति नागरत्ना और जस्टिस जयमाला बागची की अवकालीन पीठ ने तत्काल सुनवाई से मना कर दिया था, लेकिन आज देखना है यह है कि सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर क्या कुछ फैसला करती है। निश्चित तौर पर, और सबसे महत्वपूर्ण हर किसी की नजरें इस पर टिकी हुई है कि दलीलें क्या कुछ पेश की जाती हैं, क्योंकि याचिकाकर्ता की तरफ से यहाँ पर CBI जांच की मांग की जा रही है ताकि जो SIT निगरानी करे। लेकिन क्या लग रहा है कि इस पूरे मामले पर क्या CBI की भी एंट्री हो पाएगी अब? बिल्कुल, याचिकाकर्ताओं की जो मुख्य मांग यही है कि जो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जो है CBI की SIT CBI का विशेष जो है जांच दल बने, वो इस मामले की जांच करे। अब देखना यह है कि जब दोनों अधिवक्ता जब इस मामले में जब सुप्रीम कोर्ट में खड़े होंगे तो क्या कुछ जो अपनी तरफ से मांग करते हैं। लेकिन स्नेह कमल, इस पूरे मामले को लेकर अगर शुरू से हम जानने की कोशिश करें, 8 आरोपी अभी जेल की सलाखों के पीछे हैं, उनको भी न्यायिक हिरासत में पेश किया जा सकता है और कई तरह की स्थिति हो सकती है। लेकिन अब इस पूरे मामले पर खूब जोरों के साथ न सिर्फ चंपत राय का नाम सामने आ रहा है, क्योंकि क्लीन चिट तो अभी चंपत राय अनिल मिश्रा को भी नहीं दी गई है। तो अब ऐसे में क्या समझा जाए कि आने वाले समय में जो संदिग्ध नाम ये सामने आए हैं, जांच का दायरा इन पर भी आगे बढ़ सकता है? बिल्कुल, चंपत राय की अगर बात करें, जो 8 आरोपी गिरफ्तार हैं, जिसमें से टिल्लू यादव की अगर बात करें, टिल्लू यादव चंपत राय का काफी करीबी रहा है, उनका ड्राइवर रहा है। तो टिल्लू यादव की भूमिका को लेकर जो सभी उंगलियां चंपत राय की ओर उठ रही है। सभी ने कहा कि जब टिल्लू यादव उनका नजदीकी इतना नजदीकी उनका ड्राइवर रहा है, तो इसको लेकर जो चंपत राय की भूमिका पर भी उंगली उठ सकती है। SIT की जांच के बाद दूध का दूध और पानी का पानी होगा। अब देखना ये होगा तो कि SIT की जांच की जो रिपोर्ट अभी आंशिक मुख्यमंत्री तक पहुंची है, पूरी रिपोर्ट जब आती है तो क्या कुछ होता है। ठीक है स्नेह कमल, जानकारी आपने साझा की हो उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। अब बात अगली बड़ी खबर की, जहां आपको बता दें कि आज देहरादून में रोजगार मेले का आयोजन होने जा रहा है। सुबह 10 बजे का, यानी कि अब से कुछ ही देर बाद वो तस्वीरें देखने को मिल पाएगी जब रोजगार मेला पूरी तरह से शुरू हो जाएगा। 6 निजी कंपनियां इसमें हिस्सा लेने जा रही हैं, जहां 85 पद ऐसे हैं जहां पर सीधी भर्ती होती हुई नजर आएगी। योग्य अभ्यर्थियों का चयन होगा, युवाओं को सुनहरा मौका मिलेगा, रोजगार का मौका मिलेगा। सेवायोजन विभाग ने लगभग पूरी तैयारी कर ली है कार्यक्रम को लेकर। CM पुष्कर सिंह धामी की पहल है और उसी पहल के तहत रोजगार मेले का आयोजन होने जा रहा है, क्योंकि उत्तराखंड में अमूमन तौर पर देखने को मिला है कि रोजगार की तलाश में जो उत्तराखंड देवभूमि के युवा हैं वो पलायन करते हैं, वो दिल्ली के लिए यहां पर रवाना हो जाते हैं या फिर दूसरे राज्यों में वो जाते हैं कामकाज के लिए, रोजगार के लिए। लेकिन CM पुष्कर सिंह धामी की तरफ से अब पहल की गई है, रोजगार मेले का आयोजन किया गया है। रोजगार मेले में ज्यादा से ज्यादा उत्तराखंड के लोगों को, युवाओं को जोड़ा जा सके और उनको नौकरी मिल सके, वो अपने मन में पलायन का विचार ना ला सके, इस उद्देश्य के तहत इस तरह के मेले का आयोजन किया जा रहा है। सेवा योजन विभाग ने लगभग पूरी तैयारी कर ली है और रोजगार मेला जो होगा उसमें कई भारी संख्या में युवा यहां पर जुड़ते हुए नजर आएंगे, इस तरह की उम्मीद यहां पर जताई जा रही है। आपको बता दें कि 85 पद ऐसे हैं जो कि खाली हैं, अब वहां पर सीधी भर्ती होगी। 6 निजी कंपनियां इस पूरे रोजगार मेले में हिस्सा लेने जा रही है, जहां आज देहरादून में रोजगार मेले का आयोजन होगा। उत्तराखंड के अलग अलग कोनों से यहां पर लोग पहुंचेंगे और रोजगार मेले में शिरकत करेंगे। स्मिता चौहान मेरी सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हुई है। स्मिता चौहान, फिलहाल आज देहरादून में रोजगार मेले का जो आयोजन हो रहा है उसको लेकर किस तरह की तैयारी और तस्वीरें देखने को मिल पा रही है फिलहाल?
बिल्कुल ऋतु बता दें कि आज 1 दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें जो प्रदेश के युवा है वो यहाँ आकर अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे और रोजगार मेले में अपनी शिरकत करेंगे, जिसको लेकर तैयारियां पूरी कर दी गई हैं। आपको बता दें ये रोजगार मेला सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित होगा। इसमें बहुत सारी जो है निजी क्षेत्रों की जो प्रतिष्ठित कंपनियां हैं वो इसमें प्रतिभाग करेंगी और साथ ही जो योग्य अभ्यर्थी होंगे, जो भी यहाँ पे रोजगार मेले में शिरकत करने आएंगे, उन युवाओं में जो भी योग्य होगा उन्हें चयनित करेंगी और अपनी कंपनी में वो चुनेंगी। इसके अलावा आपको बता दें इस रोजगार मेले में जो है क्षेत्रीय सेवा योजना अधिकारी ममता चौहान नेगी ने ये भी बताया था इसमें कि 6 निजी कंपनियां हैं, जिसमें कुल 85 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हमेशा ये कोशिश की है कि रोजगार मेले में ज्यादा से ज्यादा युवाओं को जो है वो नौकरियां मिले, रोजगार मिले, जिससे जो है रोजगार का जो उनका अधिकार है वो उन्हें मिल सके। जी। और देखिए स्मिता, यहाँ पर सीएम पुष्कर सिंह धामी की पहल पर पहली बार इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन देहरादून में किया जा रहा है, तो क्या ये मानकर चला जाए कि पलायन के रेशो को कम करने के लिए सरकार की तरफ से ये पहली बार इस तरह की योजना लाई गई? देखिए पलायन भी इससे रुकेगा, लेकिन जो एक प्रदेश के युवाओं में हमेशा ये कहा जाता है या ये कहें कि प्रदेश के लिए ये कहा जाता है कि इस प्रदेश में रोजगार जो है वो नहीं है। यहाँ के युवा बाहर जाकर अन्य राज्यों में जाकर नौकरी करते हैं या कंपनियों में जाकर काम करते हैं, तो उस बात का यहाँ पर जरूर ये कहे कि खंडन हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि प्रदेश में ही अब जो युवा है वो प्रदेश में ही रहकर प्रदेश को ही विकास करेंगे। और यही वजह है कि निजी कंपनियों ने इसमें प्रतिभाग किया है और 85 जो रिक्त पद है उस पर वो जो योग्य अभ्यर्थी होंगे उन्हें चयनित करेंगे, उन्हें अपनी कंपनियों में जॉब देंगे। तो एक अच्छी पहल है युवाओं के लिए, रोजगार के लिए, क्योंकि रोजगार को लेकर काफी हतोत्साहित चल रहे थे, लेकिन इस तरह के मेलों से उनका उत्साह बढ़ेगा और रोजगार की जो अवसर है वो और खुलेंगे युवाओं के लिए। ये भी सामने आ रही है कि कई कंपनियां ऐसी हैं जो इस रोजगार मेले का हिस्सा बनेगी, उसमें अपनी भागीदारी दिखाएंगी और युवाओं का चयन करेगी। लेकिन अब आने वाले समय में क्या कुछ यहाँ पर स्थिति निकल कर आती है, तस्वीरें देखने को मिल पाती है, देखना बेहद दिलचस्प रहने वाला है। बहरहाल जानकारी साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया स्मिता आपका। और देखिए आज देहरादून में रोजगार मेले का आयोजन होने जा रहा है। लगभग सभी तैयारी हो चुकी है। सेवा योजना की तरफ से जो तैयारी धरातल पर की गई है उसमें 6 निजी कंपनियां हिस्सा लेने जा रही हैं, जो कि अलग अलग सेक्टर से जुड़ी हुई हैं, जिसमें आपको बता दें कि फार्मा, बायोमेडिसिन, लेबोरेटरी, इलेक्ट्रिक, मैकेनिकल, सेल्स से जुड़ी हुई कंपनियां इसमें हिस्सा लेंगी। और अब बात करते हैं मिर्जापुर से मिल रही बड़ी खबर की, जहां पुलिस का ऑपरेशन चक्रव्यूह लगातार जारी है। ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत 31 आरोपी अभी तक गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस ने सभी वांछित आरोपियों को पकड़कर सीधा जेल भेज दिया है। तो बड़ी खबर मिर्जापुर से, जहां मिर्जापुर पुलिस के ऑपरेशन चक्रव्यूह अभियान के तहत अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। एसपी अपर्णा रजत कौशिक के निर्देश पर और एसपी सिटी और एसपी ऑपरेशन के नेतृत्व में चलाए गए 12 घंटे के विशेष अभियान में जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों से कुल 31 वांछित वारंटी और अन्य अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि अपराधियों के खिलाफ यह अभियान लगातार जारी रहेगा, ताकि जिले में कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण को और मजबूत किया जा सके। इस कार्रवाई को लेकर एसपी ऑपरेशन राजकुमार मीणा ने अभियान की विस्तृत जानकारी दी है। तो बड़ी खबर, ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत अब तक 31 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस का ऑपरेशन चक्रव्यूह आगे भी इसी तरह से जारी रहेगा। पुलिस ने अभी तक जो 31 आरोपी गिरफ्तार किए हैं उनको जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया, उसमें बड़ी उपलब्धि और कामयाबी बताई जा रही है। अपराधियों पर शिकंजा कैसे कसना है उसको लेकर धरपकड़ और ये विशेष तौर पर अभियान जारी है। एक तरफ कई जगह पर ये देखने को मिला पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हो जाती है, लेकिन ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत पुलिस लगातार इस तरह के अभियान जिले दर जिले चला रही है, जहां पर बदमाशों की धरपकड़ की जा सके। अपराधियों पर जीरो टॉलरेंस की नीति के क्रम में जनपद मिर्जापुर पुलिस द्वारा वांछित वारंटी एवं अन्य गिरफ्तारियों हेतु ऑपरेशन चक्रव्यूह चलाया गया था, जिसके अंतर्गत 27/28 जून 2026 को 25 वारंटी अपराधी, 3 वांछित अपराधी एवं 3 अन्य गिरफ्तारी की गई। इसके फलस्वरूप 31 अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है।
और देखिए ऑपरेशन चक्रव्यूह लगातार उत्तर प्रदेश में जारी है। ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत अभी तक 31 आरोपियों की गिरफ्तारी यहां पर की जा चुकी है और ऐसे में पुलिस का कहना कि आगे भी इसी तरह से जो ऑपरेशन चक्रव्यूह है उसे जारी रखा जाएगा। मनीष त्रिपाठी मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, फिलहाल पुलिस की तरफ से ऑपरेशन चक्रव्यूह चलाया जा रहा है जिसमें पुलिस को बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी, 31 आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी। इस ऑपरेशन के माध्यम से, इस अभियान के माध्यम से कैसे धरपकड़ की जा रही है अपराधियों की? जी, हम आपको बता दें कि मिर्जापुर में जो है ऑपरेशन चक्रव्यूह जो है ये काफी समय से चलाया जा रहा है और ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत अभी तक लगभग 250 से 300 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वो व्यक्ति है जो कि फरार पुलिस की सरगर्मी से सरगर्मी और पुलिस इनको जो ऑपरेशन चक्रव्यूह चला करके रखी है, जिसके तहत रोज कभी 31, कभी 71, कभी 82 इस तरह कर करके पुलिस अपराधियों को पकड़ रही है। जैसा कि हम आपको बताएं कि ये मिर्जापुर जो है इधर अपराध का ग्राफ जो है वो काफी बढ़ा हुआ है। अभी कल भी देखने को मिला है कि एक व्यापारी के साथ लूट हुई है। तो इस तरह से जैसे ये गांजा व्यापारी है। मनीष, लेकिन ऑपरेशन चक्रव्यूह जो चलाया जा रहा है उससे क्या बदमाशों के जहन में वो खौफ बैठ रहा है जो पुलिस यहाँ पर वो खौफ बैठाना चाहती है? हाँ जी, बिल्कुल। ये जो है पुलिस जो है वो बदमाशों के उसमें जो है ये खौफ बैठाना चाहती है और बदमाशों के उसमें खौफ बैठा हुआ भी है और इसलिए कि पुलिस आपको देखने को मिल रहा है कि आए दिन गो तस्करों के साथ पुलिस की मुठभेड़ होती है, जो है तस्कर के साथ पुलिस की मुठभेड़ होती है। तो बड़े जो गांजा तस्कर है उनके साथ ये पुलिस की मुठभेड़ और गांजा तस्कर जो गांजा जो है पुलिस द्वारा पकड़ी गई है जी, पुलिस के बराबर हो जो है साथ में और पूरी भय आपका अपराध करते हैं और करने के बाद मिर्जापुर पुलिस ठीक है। ये बहुत बड़ी सफलता फिलहाल मिर्जापुर पुलिस के हाथ बताई जा रही है। 31 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बहरहाल आपने जानकारी साझा की है उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका मनीष। और अब बात करते हैं गाजियाबाद की, जहां पर अवैध मजार पर गरजा है बुलडोजर। आपको बता दें कि प्रशासन ने ध्वस्तीकरण का अभियान किया। तकरीबन 1.5 करोड़ की सरकारी जमीन कराई गई है कब्जा मुक्त। मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद रहा है ताकि किसी भी तरह की कोई नकारात्मक तस्वीरें सामने न आने पाए या फिर कोई भी यहां पर हो हल्ला ना करे। जहां गाजियाबाद में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जों के खिलाफ प्रशासनिक अमले का बुलडोजर एक बार फिर से गरजता हुआ नजर आया। आपको बता दें कि थाना ट्रॉनिका सिटी क्षेत्र के सेक्टर C8 में प्रशासन ने करीब 225 वर्ग मीटर सरकारी भूमि पर बनी अवैध मजार को ध्वस्त कर दिया। एडीएम प्रशासन विकास कश्यप और डीसीपी ग्रामीण के निर्देश पर भारी पुलिस बल की मौजूदगी देखने को मिली। ये कार्रवाई शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सकी है। प्रशासन के अनुसार करीब 1.5 करोड़ रुपए मूल्य की यूपीसीडा की जमीन को कब्जा मुक्त करा दिया गया। अधिकारियों ने साफ किया है कि सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा के खिलाफ आगे भी इसी तरह का अभियान जारी रहेगा। इसलिए लोगों से भी लगातार अपील की जा रही है कि सरकारी भूमि पर किसी भी तरह का कब्जा किया है तो अभी और इसी वक्त तुरंत हटा दे, अन्यथा जब पुलिस यहां पर पहुंचेगी या फिर तमाम टीमें पहुंचेगी तो निश्चित तौर पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होगी और ऐसी कार्रवाई होगी कि वहां पर दोबारा वो निर्माण कार्य नहीं हो पाएगा। और ऐसे में तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। पुलिस को अंदेशा था कि शायद यहां पर किसी तरह का हो हल्ला या फिर हंगामा हो सकता है, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से इस कार्रवाई को फिलहाल पुलिस ने संपन्न किया और ऐसे में भारी पुलिस बल की मौजूदगी में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई रही। अवैध मजार ये बताई जा रही है जो हाँ अब ध्वस्त कर दिया गया। जो कल तक यहाँ पर एक लंबी मजार दिखाई देती, अब वहां महज मलबा ही मलबा है। शासन के द्वारा योजना चल रही है कि जितने भी अवैध निर्माण है उनको ध्वस्तीकरण किया जाएगा। इसी क्रम में यूपीसीडा के पॉकेट C8 में ये एक अवैध स्ट्रक्चर स्थायी रूप से बनाया गया था जिसका ध्वस्तीकरण किया जा रहा है। ये 2001 में एक चबूतरा नुमा मजार के रूप में बनाया गया और उसको धीरे धीरे 2021 में कोविड के समय चोरी छुपे जो है इसका विस्तारीकरण कर ये एक वृहद बिल्डिंग बना दी गई, स्थायी निर्माण कर दिया गया जी। कितनी जगह होगी? ये 225 वर्ग मीटर के लगभग आसपास जमीन है और इसकी अनुमानित कीमत 65 से 70 लाख के बीच में बताई जा रही है।
यूपी सीडा द्वारा पाया गया था कि यहाँ पर एक मजार बनी हुई है जो अवैध है। इसको अपनी प्रक्रिया करने के कार्रवाई करने के उपरांत आज इनको ढहाए जाने का निर्णय लिया गया था। उनके अनुरोध के क्रम में यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल लगाया गया है। यहाँ पर 3 एसीपी लगाए गए हैं और 7 थाना प्रभारी लगाए गए हैं और 2 कंपनी पीएसी हमारी है और करीब 650 सिविल पुलिस है। इस खिलाफ लगभग 1000 के आसपास पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया है। शांतिपूर्ण तरीके से कार्रवाई चल रही है। और देखिए तस्वीरों के माध्यम से लगातार जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। गाजियाबाद के ट्रॉनिका सिटी का ये पूरा मामला है। अवैध मजार यहां पर बनी हुई थी, पहले ही नोटिस चस्पा कर दिया गया था, पहले ही यहां पर इतला कर दिया गया था कि यहां पर कार्रवाई की जाएगी। और अब जब यहां पर प्रशासनिक अमले का बुलडोजर पहुंचा तो ये कहा जा रहा है कि सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा किया हुआ था, जहां पर अब पूरी तरह से मलबा ही मलबा देखने को मिल रहा है। जितेंद्र भाटी मेरे सहयोगी हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। जितेंद्र, फिलहाल क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल पाई जहां भारी पुलिस बल मौजूद रहा और अब अवैध मजार को ध्वस्त कर दिया गया? ये बाजार तकरीबन 22 से 23 साल पुरानी बताई गई थी, जिसके बाद यूपी सीडा के अधिकारियों की बात की जाए या नगर निगम अधिकारियों की बात की जाए, पुलिस विभाग की बात की जाए, ये सभी मौके पर मौजूद थे। एसडीएम विकास कश्यप की एक बड़ी कार्रवाई करते हुए पीले पंजे ने कार्रवाई की है और ये जो अवैध मजार है इसको पूरी तरीके से ध्वस्त किया गया है। इससे पहले स्थानीय लोगों से अपील की गई थी कि कहीं कोई जमावड़ा ना करे, कहीं कोई बवाल ना करे। अगर आपने ऐसा किया तो आप कानूनी पेचीदगियों में लंबित किया जाएगा। कुल मिलाकर जो स्थानीय लोग थे उनको सीधे तौर पर यह कह दिया गया था कि 5 से ज्यादा लोग कहीं एकत्रित नहीं होंगे। एक बड़े बवाल की आशंका थी और इसको लेकर पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट थी। भारी संख्या में पुलिस बल लगाया गया था। डीसीपी खुद मौके पर मौजूद थे, एसीपी सिद्धार्थ गौतम की टीम मौके पर मौजूद थी, खुफिया विभाग भी पूरी तरीके से हाई अलर्ट पर था। ये इसलिए था क्योंकि एक मजार गिराई जा रही थी, मजार जो कि 22-23 साल पुरानी थी, यूपी सीडा की जमीन थी और इस जमीन को पूरा तरीके से कब्जा मुक्त कराया गया है। इससे पहले जो कि एक मजार में तमाम लोग आते थे, तमाम जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं मुस्लिम वर्ग के, उनको पढ़ाया जाता था और ये सब खबरें लगातार उच्च अधिकारियों तक पहुंच रही थी कि एक अवैध मजार है जिसपे लगातार ये लोग और अतिक्रमण करने की कोशिश कर रहे हैं। और अब इस पूरी जो जमीन है इसको खाली कराया गया है। एक बड़ा अमला वहां पहुंचा था क्योंकि बड़ा बवाल हो सकता था, बड़ी मजार है, लेकिन अब इस मजार को पूरी तरीके से ध्वस्त किया गया है। विकास कश्यप जो कि एसडीएम है, उन्होंने बताया कि आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी। ये कार्रवाई लगातार जारी है। पहले गाजियाबाद के खोड़ा इलाके से शुरू होकर तमाम इलाके में मस्जिद और मजारों को गिराया जा रहा है। ये मजारें जो कि अवैध रूप से बनी गई हैं उनको घटाया जा रहा है। कहीं कोई दिल में और मन में किसी के ऐसी मुस्लिम वर्ग की ऐसी बात ना आए कि मजारों को गिराया जा रहा है, मस्जिदों को गिराया जा रहा है। ये अवैध जमीन पर बनी हुई है, इसलिए इनको गिराया जा रहा है और आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी। जी ठीक है जितेंद्र, आपने जानकारी साझा की है उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। और अब बात करते हैं मौसम को लेकर, जहां मुंबई में भारी बारिश हुई है, कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं। भारी बारिशों से सड़कें तालाब बन चुकी हैं, पानी लबालब भरा हुआ है। अंधेरी सबवे जल जमाव की स्थिति है, पूरी तरह से सबवे को बंद कर दिया गया है, यातायात के लिए बंद किया गया है। ट्रैफिक पूरी तरह से ठप पड़ा है, अंधेरी सबवे बंद है, जहां हर तरफ जल जमाव की स्थिति देखने को मिल रही है। मुंबई वासियों को बारिश से भारी परेशानी हो रही है। प्रशासनिक अमला मौके पर पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। तस्वीरें आपको मुंबई के अलग अलग जगहों की साझा कर रहे हैं जहां किस तरह से जल जमाव की स्थिति बनी हुई है और ऐसे में अंधेरी सबवे पूरी तरह से बंद कर दिया गया। नवी मुंबई में भी हालात बेहाल नजर आ रहे हैं। वहीं वर्ली की ये तस्वीरें देखिए जहां पर लगातार बारिश हो रही है। फिलहाल इन तस्वीरों से समझा जा सकता है कि मौसम मुंबई में अनुकूल नहीं है। भारी बारिश की वजह से प्रचंड और गर्मी, तेज धूप के रौद्र रूप से यहां पर राहत तो मिली है, लेकिन बारिश ने भी अब लोगों को परेशान कर दिया है। आवाजाही में कई तरह की दिक्कत हो रही है। तो मुंबई में मानसून ने लगभग जोरदार तरीके से दस्तक दे दी है, जहां जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित भी हो चुका है। लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से शहर के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। कई प्रमुख मार्गों पर ट्रैफिक पूरी तरह से प्रभावित है। लोगों को घरों से निकलने और अपने गंतव्य तक पहुंचने में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अंधेरी सबवे में जल भराव इतना ज्यादा हो चुका है कि सुरक्षा के मद्देनजर उसे यातायात के लिए बंद कर दिया गया। ये 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां प्रशासनिक अमला लगातार हालातों पर नजर बनाए हुए है और लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने की लगातार अपील की जा रही है। अंधेरी सबवे नवी मुंबई, वर्ली और इसके अलावा मुंबई के और भी अलग अलग इलाकों में और मुंबई के हर एक कोने में फिलहाल हालात ऐसी देखने को मिल रहे हैं जहां झमाझम बारिश हो रही है और झमाझम बारिश की वजह से लोगों का अब जीना मुहाल हो चुका है। घरों से बाहर निकलने में 100 बार सोच रहे हैं और ट्रैवल करने में, आवाजाही करने में, एक जगह से अपने दूसरे गंतव्य जाने में उनको कई तरह की परेशानी हो रही है।
अगली खबर, जहां पटना में तेल गोदाम में भीषण आग लगी है। दीदारगंज में धधका वनस्पति तेल गोदाम, जहां तेल गोदाम में लगी आग। आपको बता दें कि पटना में आग से फिलहाल हड़कंप की स्थिति है। दीदारगंज में आग लगी है, दमकल विभाग मौके पर मुस्तैद है। वनस्पति तेल गोदाम आग की चपेट में आया है। आग बुझाने में लगातार दमकल विभाग की टीमें यहां पर प्रयास कर रही है और ये वीडियो आपकी टीवी स्क्रीन पर, जिसको देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हादसा कितना भीषण होगा। हालांकि आग किन कारणों से लगी अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन ये तेल गोदाम बताया जा रहा है। आग लगने से पूरे इलाके में हड़कंप की स्थिति है। मौके पर सिचुएशन पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। प्रशासनिक अमला, दमकल विभाग मौके पर पहुंचा हुआ है। स्थानीय पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंचा हुआ है, जो लगातार इस स्थिति को किसी तरह से काबू में पाने का प्रयास कर रहा है। लेकिन अभी तक कोई बड़ी सफलता हाथ लगती हुई नजर नहीं आई है। जनहानि के बारे में अभी कोई खबर सामने नहीं आई है और इस वीडियो के आधार पर समझा जा सकता है कि कितना बड़ा नुकसान इस वक्त हुआ होगा। और दीदारगंज में वनस्पति तेल गोदाम ये बताया जा रहा है जो आग की चपेट में आ गया। तो आग लगने से इलाके में हड़कंप की स्थिति है। वनस्पति तेल गोदाम में भीषण आग लगी है, जहां पर आपको बता दें कि अब पूरे इलाके में हड़कंप की स्थिति देखने को मिल रही है। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची हुई है और लगातार इस पूरे मामले पर किसी तरह से स्थिति को सामान्य करने की कोशिश, उस पर काबू पाने के प्रयास किया जा रहा है। आग बुझाने में दमकल विभाग की टीमें जुटी हुई है। जहां आपको बता दें कि तेल गोदाम है ये बिहार की राजधानी पटना का, जहां भीषण आग लगी है। और चलिए बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा भारत अपडेट के साथ। नमस्कार। जब हर मुद्दे को ब्लैक एंड व्हाइट बताया